नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के तारतम्य को लगातार आगे बढ़ाते हुए इतिहास के अध्याय 9 पर पहुंच चुके हैं और यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दोस्तों, ये कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है जिसे हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर इस एनसीईआरटी के तारतम्य को हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करते जा रहे हैं और इन सभी में जो ज़रूरी बातें हैं उन सभी को मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो आप पढ़ते हैं या जो सुनते हैं, जिन क्वेश्चनों आंसर मैं मांगता हूं उनको आप कमेंट करके जरूर मुझसे चर्चा करिए। इसके अलावा शुरुआत जो अभी अपनी इस चीज से हुई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। समस्त सब्जेक्टों के साथ हमारी ऑडियो क्लासेस भी लगातार जारी रहेंगी। अभी जो हमारा सेशन है वो एनसीईआरटी को बेस करके बनाया जा रहा है और इसका माध्यम सिर्फ इतना है कि हम एक रीड में यह जाने कि हमें जो एनसीईआरटी के माध्यम से जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो हमारी जानकारी में रहने वाली चीज़ें हैं, उनको हम किस तरीके से अपना बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बाजार में घूमती जगनी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगे प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी के चलने वाले मज़ेदार खिलौने और बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बच्चे बेचने वाले दुकानदार बसों ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उनकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी हैं और वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहां ये बनाए जाते हैं और फिर इन्हें मेलों में बेच देते हैं। तो जो व्यापार था शुरू से आज तक की स्थिति में, कैसा हमने देखा है कि व्यापारी व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, भ्रमण करता है और उसका भ्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वह जिस स्थान पे जो चीज़ बनती है और वो जिस चीज़ का व्यापारी है वो वहाँ से कम दामों में खरीद कर उसे बाजार में अपने उचित मूल्य के हिसाब से या फिर उससे बढ़कर मूल्य के हिसाब से अपने प्रॉफिट को जोड़कर वो उसे बाजार में बेचता है। और इसी खरीदने और बेचने के तारतम्य में उसे जगह जगह आना जाना पड़ता है और यही चीज उसकी माँ जगनी को बताती है। व्यापार और व्यापारी के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियां तथा थालियां, इन उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बर्तन जहाँ ये बनते थे वहाँ के व्यापारी इन्हें जाकर अलग थलग जगहों पर बेचते थे। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ ये बनेंगे, जहाँ पर इनको बनाया जाएगा, ठीक वहाँ से कौन व्यक्ति लेगा, उसे व्यापारी खरीदेगा या वहाँ से लेगा और उसे अलग थलग दूसरे स्थानों पर क्या कर देगा, बेच देगा। तो जो खरीदने और बेचने का जो सिलसिला है वो क्या था, एक व्यापारी के माध्यम से आना जाना होता था और इसी कारण ये अलग थलग जगहों पर प्राप्त भी हुए हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत मतलब जो भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक सोने के लिए है, केरल मसालों के लिए है और इसके अलावा जो कीमती पत्थर है उसके लिए अपना ये केरल कर्नाटक वाला जो हिस्सा है वो जो है इन सभी चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा इन जो है वो काफी प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। अब इसे जो काली मिर्च है उसको काला सोना क्यों कहते थे बताइए? काला सोना इसलिए कहते थे क्योंकि क्या होता था कि जो ब्रिटिश है, रोमन साम्राज्य है, ब्रिटिश प्लेस है, वो क्या होते थे? कोल्ड प्लेस होते थे। और कोल्ड प्लेस पर आप सभी जानते हैं कि अगर अपनी बॉडी को हैवी मतलब बोले तो वसा की ज़रूरत होगी तो वसा के लिए वो क्या करते थे? ज़्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसे खाते थे और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसको प्रिपेयर करके रखने के लिए लंबे समय कि अगर इसे ज़्यादा समय रखेंगे तो ये क्या होगा, इसके खराब होने का डर है। तो हम सब जानते हैं कि काली मिर्च का क्या काम है।
तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता था उस चीज को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उसको क्या करते थे, ये लोग रखते थे। तो जैसे मान लीजिए कि ये दो नॉन वेजिटेरियन फूड है, मान लीजिए मटन मीट जो भी होगा, उसके ऊपर एक काली मिर्च के पाउडर की एक परत चढ़ा दी जाती थी उसको छिड़क कर, और उसके ऊपर इसको क्या कर दिया था कंप्लीटली पूरा का पूरा बंद कर दिया जाता था ताकि उसमें एयर आना जाना ना हो। और फिर उसके बाद इसे ये कोल्ड अपने फ्रिज में क्या करते थे, प्रिजर्व करके रखते थे। तो ये जो फूड है वो उनका काफी समय तक क्या होता था, सही रहता था, खराब नहीं होता था। तो इनकी जो डिमांड थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी। पर ये चीज क्या है, उनको उनके रोमन साम्राज्य में ये नहीं मिल पाती थी, तो इसके लिए वो क्या करते थे, भारत पर डिपेंडेंट थे। और इसीलिए धीरे धीरे व्यापारी जो हैं वो क्या हुए, विदेशों से भारत की तरफ आना शुरू हुए और भारत से बहुत सारी चीजों का आयात निर्यात शुरू हुआ, जिसमें से ज्यादातर जो केरल का हिस्सा है वो इन्हीं चीजों के लिए फेमस था। और व्यापारी यहां से आना जाना करके अपने कार्यों को लगातार करते रहे और धीरे धीरे इस तरीके से यह व्यापार का क्रम बढ़ता गया। और फिर आगे की चीजें आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे। एक छोटी सी जानकारी मैं आप तक लेकर आया था, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोमन के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार चलता रहा। क्या तुम बता सकते हो कि सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? देखिए, पहुंचने का सीधा क्रम है जिस पर अभी अपन ने चर्चा कर चुके हैं कि जब कोई व्यापार खरीदने बेचने की स्थिति में होता है तब जो चलन है वो किसी प्रकार से आयात निर्यात का क्रम किसी ना किसी मुद्रा के फॉर्म में या किसी ना किसी चीज के फॉर्म में होगा, तभी तो उस चीज को अपन व्यापार कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती और पूर्व सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका के आए खाद्यान्न, म्यांमार से बनी मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो कविता में उल्लेखित चीजों की एक सूची बनाओ, क्या क्या चीजें यहां से आई और जाई जाती थी। क्या तुम इन सब बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता रहा होगा? तो अभी अपन ने इस बात पर चर्चा की कि जरूरत की चीजों को ही व्यापार क्या करता था, आयात निर्यात करता था। अगर आपको ठंड लग रही है, फर्ज कीजिए कि यदि आपको ठंड लग रही है तो उस समय आप क्या खरीदना चाहेंगे? अगर आपको ठंड लग रही है तो आप किसी भी एन केन प्रकार किसी भी तरह से आप किसी गर्म वस्त्र को खरीदने की चेष्टा करेंगे ही करेंगे। तो व्यापार का मतलब वही है कि जो जरूरत का है उसे उसी समय पर बेचने का सही क्रम ही व्यापार कहलाता है। और जो जरूरी चीजें थी उनको क्या थे, रोमन साम्राज्य के रोमन व्यापारी आकर यहां से ले जाते थे, क्योंकि जो काली मिर्च है उसकी बहुत जरूरत वहां पर होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ रास्तों के किनारे चलते थे, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे और वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट पर इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों पर लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग का एक बड़ी तटीय प्रदेश है और इनमें बहुत से पठार, पर्वत और नदी मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों में के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया। ये थे चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत के काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे और इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पत्तनपुहार और या कावेरी पट्टिनम या दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे।
कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी के अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के में बांट देते थे। अपने संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथियां, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहक नाम राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहकों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बालश्री द्वारा दान किए एक आलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहक शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे गए। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकते हो कि सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? तो अपने राज्य का या अपने राज्य के क्षेत्रों का बढ़ावा करने के लिए या अपनी जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए कोई भी राजा क्या करता है? तटों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। चूंकि अगर वो जिस जगह से व्यापार या सारी चीजें चल रही हैं उन क्षेत्रों पर यदि आप का स्थापत्य या स्वामित्व हो जाएगा तो सारी चीजें आपके अंडर कंट्रोल में होंगी और आप जैसा चाहे उस पर क्या कर सकते हैं? शासन चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग की कहानी। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रेशम मार्ग की कहानी। आज भी इन चीज़ों पर हमेशा चर्चा होती रहती है क्योंकि रेशम जो है वो बहुत समय से चला आ रहा है। जो बड़े बड़े राजा और महाराजा थे उन सभी के साथ क्या था कि रेशम के मुलायम कपड़े और चिकनी और सुंदर कपड़े जो है वो चीन के रास्ते से भारत लाए जाते थे और इन्हें बेचा जाता था मुंह मांगे दामों में, और ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे। और इन सभी का उद्देश्य था कि अच्छी चीज़ों को वहाँ से लाकर यहाँ लोग बेचकर अपने मुनाफे को कमाते थे। तो हम रेशम के मार्ग की कहानी कुछ हद तक जानते हैं और कुछ पूरी करते हैं इस किताब के माध्यम से। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम कपड़े अधिकांशतः समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले करीब 7000 साल पहले चीन में हुआ और इस तकनीकी को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे, और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिमी की ओर फैल गई और करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ों, रेगिस्तानी पहाड़ रास्तों से होकर जाना पड़ता था, और यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क की मांग भी करते थे। इसमें मानचित्र में आप में देखो, इसमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था, और इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था और इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था, और इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे।
अब आगे जानिए कि सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था। दूसरा, चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती रही होंगी। देखिए, जो सिल्क रूट की कहानी है, इसमें थोड़ी सी एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। जो सिल्क रूट था, उस सिल्क रूट पे अक्सर क्या होते थे कि जो व्यापारी आना जाना करते थे इस रूट पर अक्सर क्या होता था, जो लुटेरे हैं वो क्या होते थे, वो भी यहाँ पर क्या अपनी घात लगाए बैठे होते थे। और वो क्या करते थे, इन लोगों को पकड़कर इनसे जो इनकी जो लूट का सामान, इनका जो सामान है वो क्या करते थे, ये लोग लूट लिया करते थे। और लूट कर ये यहाँ से क्या करते थे, भाग जाया करते थे। और इन चीज़ों से बचने के लिए ये यहाँ के जो राजा हैं, उन राजाओं से क्या मांगते थे, आश्रय मांगते थे। और उसके बदले ये उनको क्या करते थे, उन राजाओं को क्या बड़े बड़े तोहफा दिया करते थे, जिससे क्या हो कि उनका काम जो है वो आसानी से बना रहे और उन्हें कोई परेशानी ना आए। तो ये सारी चीजें जो थी वो क्या थी, इनसे बचने के लिए होती थी। पर ऐसा हर कभी होता था कि मोस्टली इनको लूट लिया जाता था या इनके साथ किसी ना किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इन सभी चीजों को सपोर्ट किसने किया, कुषाणों ने किया। कुषाणों ने करीब 2000 साल तक इनको इस रूट पर नियंत्रण किया और इनको सपोर्ट किया। और फिर थोड़ा सा ये सारी चीजें जो है वो कम मतलब लूट मार की जो समस्याएं कम हुई। और कम होने के बाद ये जो व्यापार था वो अपने मतलब जो भारत से होता हुआ रोमन साम्राज्य तक पहुंचा और भी अन्य जगहों तक पहुंचा। सिल्क रूट जो है वो आज भी मतलब हमारे लोगों को बहुत प्रसिद्ध मतलब पसंद है। और प्रसिद्ध सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी महिलाओं को सिल्क यानी कि रेशमी का साड़ियाँ, वस्त्र जो है वो काफ़ी प्रिय हैं। आप भी अगर किसी को एक बार देना चाहें गिफ्ट, तो इस रेशम के कपड़े को एक बार देकर देखिएगा, काफ़ी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए, ये एक पर्सनल बात थी, आगे बढ़ते हैं। अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है सभी का। बौद्ध धर्म का प्रसार कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। और उसने करीब कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए, कनिष्क हुए। और उसने करीब कितने वर्षों तक, 1900 साल पहले शासन किया, है ना। और उसके एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा, अश्वघोष ने। वो किसके दरबार के थे, कवि कनिष्क के। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ और इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहली, मूर्तियां तथा बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर इसका उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी और इसमें अधिकांशतः मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी थी। तो मथुरा और इधर पे क्या होती थी, इनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। सांची के स्तूप की एक मूर्ति, यहाँ इस वृक्ष और इसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करके हुई थी। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसको बनाया गया है। इतना बढ़िया महत्वपूर्ण ये चित्र है जिसको मतलब ये प्रेजेंट किया गया है चित्रकार के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं बनाई गईं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा तथा रानियों के आदेश पर बनाई गईं, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। और इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों को और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी।
ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र, और इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो ये मथुरा का चित्र है और इनमें क्या समानता है क्या भिन्नता है वो आप देख सकते हो, है ना। और इनमें बताइएगा कि इसमें क्या समानता और क्या विषमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित हुआ। प्रश्न क्रमांक 100 एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? तो देखिए, बौद्ध धर्म को फैलाने का जो उद्देश्य ऐसा था कि जो लोग व्यापारी थे वो उनका आना जाना काफ़ी क्या था, शहर बाय शहर या जगह बाय जगह होता रहता था। भारत से बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचा? चाइना पहुँचा। चाइना से फिर वो रोमन पहुँचा। रोमन के बाद वो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, जापान, ऐसे करके सभी जगह फैलता गया। जिसके अपन ने पुराने कुछ 7वें अध्याय में पढ़ा कि अशोक ने भी अपने जो धर्म का, बौद्ध धर्म का क्या किया था, विस्तार करने के लिए अपने जो बच्चों को, अनुयायियों को क्या किया था, भेजना शुरू किया था। और इस तरीके से ये वर्ल्ड वाइड हो गया था। यह धर्म वर्ल्ड वाइड सभी लोगों तक पहुंचने लगा था। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ये कारले की गुफा है महाराष्ट्र में। देखिए, ये महाराष्ट्र की गुफा, कारले की गुफा है। यहाँ पर भी क्या होते थे, ये लोग रहा करते थे। तीर्थयात्री क्या कहते हैं, चलो जानिए। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। षेन्त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फाशियान चीन वापस कैसे लौटा? फाशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य चांद या तारों की गति को देखें सूर्य चांद और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका और इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ों पर चढ़कर वह चीन पहुंचा। बताओ, फाशियान अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था? देखिए, जो व्यक्ति जिस पर्पस के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए अपनी पूरी शिद्दत लगा देता है और उसने अपना पूरा समय, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ज्ञान, अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं चीज़ों के लिए लगाई। वो एक तीर्थ यात्री था, वो एक इतिहासकार था। उसने अपनी चीज़ों को ढूंढ कर, घूम कर, जान कर, अपनी परेशानियों को उठाकर उन चीज़ों को इकट्ठा की थी। तो वो चीज़ उसके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा थी, या तो उसकी जान से ज्यादा प्यारी थी। तो उस वक्त जो उसको सही लगा कि अगर उसका जीवन है तो वो इन चीजों को बचा ले, अगर उसका जीवन नहीं रहता है तो वो उसके साथ ही समाप्त हो जाती। तो शायद मेरे हिसाब से उसने इसीलिए नहीं देखा होगा। षेन्त्सांग भूमार्ग से यानी कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी।
इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया और इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। आइए जानते हैं नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वेंस्तांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र नालंदा यानी बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्य तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेश का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। स्वेंस्तांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। तो स्वेंस्तांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, यह इतना चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जिस जगह का शिक्षक इतना बुद्धिमान हो, वहाँ के लोग बहुत समझदार हों, बुद्धिमान हों और योग्य हों, तो जिस योग्यता और बुद्धिमानी से अगर किसी व्यक्ति का भला हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का भला हो सकता है, तो वह व्यक्ति वहाँ शिक्षा अवश्य लेगा। अगर कभी आपको एक अच्छा टीचर शिक्षा दे तो आप क्या उसे नहीं लेंगे? इसलिए स्वेंस्तांग नालंदा में पढ़ना चाहते थे क्योंकि वो बुद्ध के चरित्र को समझना चाहते थे और एक तीर्थयात्री होने के नाते वो उन चीजों को अपने पास एकत्रित करके अपनी रचनाओं में लिखना चाहते थे, इसलिए वो वहां पर पढ़ना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं अपन इसी क्रम में। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से ही की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, उच्च जाति का हो या नीच जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता अध्याय 11 में का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, घोड़े, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ये दिखाते हैं अपन यहाँ पर वराह के रूप में विष्णु। ऐरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यह देखिए वराह रूप में क्या है, भगवान ने क्या किया था, इनको पृथ्वी को बचाने के लिए उनको लेकर आए थे। तो इस तरीके से यह जो जानकारी है वो अपन ने आप तक पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं, भक्ति क्या होती है? भक्ति यानी भज शब्द से बना है। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान या भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता।
अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ण रोगी, ब्राह्मणों की नजर से निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देता है? ऑब्वियसली दोनों ही चीज़ों का वाइस वर्सा का केस है। यहाँ पर भक्ति के संबंध में बहुत सारी चीज़ें शुरुआत से ही रूढ़िवादिता के रूप में बनने लगीं। कुछ चीज़ों को परस्पर बनाया गया और कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देकर उन चीज़ों को वर्चस्व में लाया गया। जिन चीज़ों के बारे में शुरुआत हुई थी उसके बाद आगे बढ़ते गए, कुछ बुद्ध के चरित्र को मानने लगे, बाद में कुछ लोग बटकर हिंदू देवी देवताओं को मानने लगे, कुछ मुसलमानों ने अपने हिस्से से अपने अल्लाह और उनको माना। इस तरीके से जो बंटवारे हुए धर्मों को लेकर, फिर बाद में सभी ने अपने अपने धर्मों को लेकर वर्चस्व को बढ़ाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे आज हम वर्तमान समाज में इन सभी चीज़ों का अध्ययन लगातार करते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाठ पर आते हैं अपने। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला तथा स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी जाती है। आइए जानते हैं हिंदू के बारे में। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था, हिंदू। ठीक है, आइए जानते हैं अन्यत्र से। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया और उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बात लिखी है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामना पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल के पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। आइए कल्पना करिए, तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। इसके साथ आप अपनी बातचीत का वर्णन करें। तो अब आप उसे वो तो आपसे मांगेगा कि उसकी ज़रूरत का सामान है, वो उससे कुछ उस बौद्ध लिपि को, उस प्राकृत लिपि को, उस ब्राह्मी लिपि को अपनी चीनी भाषा में कन्वर्ट करके अपने देश में फैलाने के लिए ले जा रहा है। अब आपके पास जो चीज़ है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप उसे किस तरीके से उसे देंगे या नहीं देंगे, उस बातचीत का वर्णन आप सोच विचार करके अपने मित्रों के साथ करिए। कल्पना करिए, ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है जिस पर चर्चा करके आपको बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं उपयोगी शब्द के बारे में। व्यापारी, हमने जो इस पाठ में पढ़े, इनके उपयोगी शब्द सुनिए। व्यापारी, मुवेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। इसके अलावा महत्वपूर्ण तिथियां। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पूर्व आए थे। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले की है। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले से हैं।
फाशियान का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले का है। श्वेनत्सांग की भारत यात्रा, पार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पुरानी है। तो ये जो बातें थी, जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। माध्यम हमारा एनसीईआरटी था और यह जो पाठ्यक्रम था वो हमारा इतिहास का, हमारे अतीत का 9वां अध्याय था, जिसमें हमने जाना व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों के द्वारा जो सपोर्ट मिल रहा है, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, यूं ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। यूं ही हमारे साथ बने रहने के लिए सदा आपका धन्यवाद और आभारी रहूंगा। दोस्तों, जब तक मेरे पास कुछ खास नया नहीं है, अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे जल्दी ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।